सबको नमस्कार। स्कूल ऑफ असेंशन एसओटीआर सेशन पार्ट 8 में सबका स्वागत है। हम माल्टा इनिशिएशन दूसरा भाग आज सुनेंगे। माल्टा इनिशिएशन पहले पार्ट में हमने जाना है कि जेन और उनके साथी विश्व से एकीकृत होने का कितना अद्भुत अनुभव मिला है उनको। उस दिन रात में उनको नींद में सपने आते हैं। सुबह आई प्रिस्टेस जालिंडी और दूसरे प्रिस्टेसेस उनको आए हुए सपनों के बारे में बात करने के लिए कहते हैं। एलिना शुरू करती है। वो अपने सपने में एक टेम्पल ऑफ हीलिंग जाती है अपने दोनों बच्चों के साथ। सपने में दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। उस टेम्पल में दो क्यू रहते हैं, एक ग्रे कलर के लोगों से और दूसरा पिंक कलर के लोगों से। एलिनर को और उसके बच्चों को पिंक कलर क्यू में खड़े रहने के लिए कहा जाता है। वहाँ पिंक कलर का दरवाज़ा खुलते ही उस रंग के लोग उसमें जाते हैं और वो दरवाज़ा बंद होता है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से खुलता है और एलिनर और उसके बच्चे भी उसके अंदर जाते हैं। वो रूम पूरा ग्लास से बनाया रहता है और वो ऊपर जाना शुरू होता है। ऐसा जाते दिव्य प्रकाश में जाके रुक जाती है और वो प्रकाश उन सबको अब्सॉर्ब करती है। इस तरह एलिनर अपना सपना बताती है सबको। अब मैडलिन कहना शुरू करती है। वो सपने में एक नदी के किनारे चलती रहती है और उसको बगल में एक ट्रैक जैसा दिखाई देता है। ट्रैक के ऊपर एक रंग बिरंगी लकड़ी से बनाया हुआ कैरेज आती है। उस कैरेज में बैठा हुआ एक विभिन्न वस्त्र पहना हुआ एक आदमी मैडलिन को कैरेज में बैठने के लिए कहता है। वो उसमें बैठते ही वो कैरेज अपने आप आगे जाना शुरू करती है, तेजी से और गोल गोल घूमते हुए ऊपर जाना शुरू करती है। और अचानक से मैडलिन को एक ग्रेट बॉल ऑफ लाइट में फेंक दिया जाता है और वो अदृश्य हो जाती है। अब एलिजाबेथ शुरू करती है अपने सपने के बारे में। वो अपने आप को एक लंबे से अंडाकार में मेटल से बनाया हुआ एक वेसल में देखती है। दोनों तरफ छोटे खिड़की रहते हैं उसको। अलग अलग शरीर के रंग के लोग सीट्स में बैठे रहते हैं और एक ही तरह कपड़े पहने हुए स्त्री पुरुष जो बैठे हैं उनको खाने के पदार्थ देते रहते हैं। जिसमें वो बैठी है वो आसमान में बहुत ऊपर को होगी और उसको दोनों तरफ पंख के जैसे रहेंगे और बहुत जोर से आवाज़ आते रहता है उस विज़ल से। थोड़ी समय के बाद ज़मीन पे उतर के आ जाती है और सब उसमें से उतर जाते हैं। ये सुन के हाई प्रिस्टेस को आश्चर्य होता है। अब कैथरीन शुरू करती है। वो सपने में एक विज़ल के ऊपर खड़ी रहती है एक आदमी के साथ। वो पानी में जाते रहता है। वो आदमी अपने आप को उस वेसल का कैप्टन बताता है। एक छोटी द्वार से कैथरीन को उसके अंदर जाने के लिए कहता है। वो अंदर जाने के बाद ज़ोर से आवाज़ करते हुए पानी के नीचे जाना शुरू करती है वो वेसल। वो दोनों एक कमरे में अंदर जाते हैं और वहाँ वो कैप्टन एक बटन को प्रेस करते ही पूरा दीवार हट जाता है और कैथरीन को समझ में आता है कि वो पानी के नीचे है। वो एक लाइट स्विच दबाते ही कैथरीन को सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। विभिन्न रंगों की मछली, कोरल, सीवीड, शार्क्स दिखाई देते हैं। जब तक वो कैप्टन से उनका जगह पूछने वाली थी उनका नींद खुल जाता है। अब जेन की बारी। उसका सपना बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यचकित रहता है। वो अपने आप को एक कमरे में देखती है जो बहुत प्रकाशवान रहता है और वो प्रकाश आते रहता है सीलिंग पे अटैच हुए लंबे और पतले स्ट्रिप्स से। कुछ लोग एक ही पैर वाले कुर्सी में बैठे रहते हैं वहाँ पे। कुछ एक बॉक्स के सामने बैठे रहते हैं जिसके बटन्स दबाते ही अक्षर आते हैं और वो दोबारा दबाने से वो एक कागज़ पे ट्रांसफ़र होता है और वो कागज़ उस बॉक्स से बाहर निकल के आता है। और कुछ लोग एक छोटा इंस्ट्रूमेंट को मुंह के पास रखे एक कोने से बात करते हुए और दूसरे कोने से सुनते रहते हैं। सबसे आश्चर्य ये है कि कुछ लोग एक बॉक्स के सामने बैठे रहते हैं
जिसमें दिखाई देते रहते हैं लोग जो हिलते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। चित्र पूरा बदलते रहते हैं। एक मशीन भी रहता है उस कमरे में, जिसके बटन दबाते ही एक काला सा रस यानी लिक्विड बाहर आता है, जिसको वो एक कागज के ग्लास में लेके पीते हैं। इस तरह जेन बताती है उसके सपने को। ये सब सुनने के बाद हाई प्रिस्टेस ज़ालिंडी से ज़िनोसिंट्रोमा, जो उनसे बड़ी है और एक विवेक प्रोफेटस यानी भविष्य के बारे में बताने वाली स्त्री, उसको वहाँ लेके आने के लिए कहती है। वो आके सबके सपनों के बारे में सुन के इस तरह बताती है कि वो सब अपने समय से 1000 साल आगे यानी भविष्य को दर्शन किया है। जो उन्होंने देखा है वो सब 20th सेंचुरी के दृश्य है। इस तरह सपनों में टाइम ट्रैवल करके भविष्य को देखने की कला बहुत कम इनिशिएट्स को पता है, और ये 5 उनको होने वाली बहुत से एक्सपीरियंसेस की वजह से अचानक से इस तरह भविष्य देख पाए। लेकिन फिर से ऐसा होगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत सालों का ट्रेनिंग ज़रूरी है। और कहते हैं कि इस आध्यात्मिक सफ़र में ये कठिन एनलाइटनमेंट की मार्ग पे हमें इंकरेज करने के लिए इस तरह के एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं। उन सबको उनके सपनों को लिखे देने के लिए कहती है, ताकि वो टेम्पल के लाइब्रेरी में उसको रख सकती है। और ज़ालिंडी से कहती है जेन और उसके 4 साथी को अगले दिन उसके कमरे में लेके आने के लिए। वो चले जाने के बाद सब ये सोचने लगते हैं कि क्या स्लीपिंग प्रोफेटस सच में है। ज़ालिंडी उनको बताती है कि स्लीपिंग प्रोफेटस अपने सोल यानी आत्मा को शरीर से फ्री करके एक ट्रांस स्टेट में लेके आती है, या प्रेरित करके अतीत और भविष्य को अन्वेष करती है। ये स्लीपिंग प्रोफेटस बहुत से अद्भुत विषय हाई प्रीस्टेस को बता चुकी है। ऐसे ही कुछ विषय जेन और उसके साथी बताने से सबको आश्चर्य हो रहा है। इस तरह इन लोगों को गोज़ो में रहते हुए 6 महीना हो जाता है। यहाँ बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अद्भुत लेसन सीख रहे हैं। फिर भी कुछ साथी होली लैंड चले जाने के लिए आंदोलन करते हैं। हाई प्रीस्टेस उनकी स्थिति समझ के मान लेती है और कहती है माल्टा से एक जहाज आएगा, उसमें वो सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से जाना उनके लिए कठिन है, लेकिन अपनी डेस्टिनी को फॉलो करने के लिए ये यात्रा करने के लिए तय करते हैं। यहाँ से जाने से पहले यानी ग्रेट टेम्पल ऑफ गैंटिजान से वो और एक कला सीखते हैं। वो ये है कि उनका ग्रुप एनर्जी कंबाइन करके जिसको भी हील करके प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रोजेक्ट करना सीखते हैं, यानी केंद्रीकृत करना। ये वो हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। वो अपने कॉन्शियसनेस को मर्ज करके अपने परिवार के सभ्य जो क्रूसेड में हैं उनको बिछाते रहते हैं। अगले दिन जेन और उनके 4 साथी को स्लीपिंग प्रोफेटस के पास ले जाया जाते हैं। उस समय वो सो रही होगी। वो वहाँ बैठे रहते उसको उठने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो बात करना शुरू करती है और ध्यान से सुनने के लिए कहती है उनको, क्योंकि वो बात उनके और उनके परिवार के सभी जो युद्ध के लिए गए हैं उनके भविष्य के बारे में है। वो सब सुरक्षित रूप से होली लैंड पहुँचेंगे, लेकिन बीच में अपने रास्ते से डाइवर्ट होके आइलैंड ऑफ रोजेस को जाना पड़ता है सुरक्षा के लिए, एक पायरेट शिप से बचने के लिए। जब तक उनका वो खतरा नहीं टलता वो रोड्स आइलैंड में ही रहेंगे और एक इटालियन जहाज उनको होली लैंड लेके जाएगी। होली लैंड में उनको फातिमा नाम एक स्त्री से मुलाकात होगी और वो उनको जो भी सहायता कर सकती है वो करेगी। फातिमा सिस्टरहुड का सभ्य है, बाद में वो इनके ऑर्डर की सभ्य बन जाएगी, ये सब कहती है। पिंक रोज़ फातिमा का सिंबल है और वो उसको जेन को देगी। फातिमा इन सबको और एक स्त्री अशरा के पास लेके जाएगी होली लैंड में। उनकी आगे की शिक्षा अशरा उनको देगी और मिस्ट्रेस के अगले चरणों में उनको इंस्ट्रक्ट करेगी। जिनके पति अभी भी जिंदा है युद्ध में, वो उनसे मिलेंगे।
होली लैंड में उनका काम खत्म होते ही समाप्त होने के बाद आइलैंड ऑफ रोजेस में आके वहीं पे रह जाएंगे बाकी जिंदगी बिताने के लिए। उनके ग्रुप का एक सदस्य राजवंशी से शादी करेगी, ये सब कहती है प्रोफेटस। ये सुन के उनको आश्चर्य होता है क्योंकि वो फिर से अपने देश वापस जाने की सोच में ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जिसको भविष्य देखना आता है वो जैसा है वैसा ही देखेगा। हमें फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा है हमारी भविष्य को बदलने के लिए। लेकिन जब कुछ इवेंट्स जो होना है उनका शुरुआत हो गया तो एक चेन ऑफ इवेंट्स के जैसा वो घटनाएं होती ही जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे। और प्रोफेटस नम्रता से उनको डांटती है कि उनका असली गोल ये है कि जो सिस्टरहुड ऑफ द रोज अभी पुनर्जीवित होना है उनके मिस्ट्रीज को समझना। इसके बाद वो कमरे से बाहर आ जाते हैं और जीन को एंट्रेंस के ऊपर एक कोटेशन दिखाई देता है। वो ये है कि जिस सृष्टि को हम देख रहे हैं उस सृष्टि से परे परमात्मा इसके बुनाई में जो एक मनुष्य जो पागलपन समझता है उसको जोड़ दिया है। ये हम जानते हैं ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स, हम तुम्हारे उपहास को हर्ष से ही लेते हैं। उनको ये संदेह आता है कि क्या ये कोटेशन जब वो कमरे के अंदर जा रहे थे वो था क्या वहाँ पे। ये सोचते सोचते सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब लेडी मॉडी एलिनोर के पास जाती है कुछ बात करने के लिए। वो कहती है एलिनोर से कि वो गोज़ो में ही रहना चाहती है क्योंकि वो किसी से प्यार करना शुरू किया है गोज़ो में और वो गर्भवती भी है अभी। बहुत आश्चर्य होता है एलिनोर को और उसको थोड़ा डांटती भी है, लेकिन फिर सोचती है कि वो किसी दूसरे के खुशी को वो कैसे खंडन कर सकती है, किसी के खुशी के राह को वो कैसे प्रश्न कर सकती है। उसी समय मॉडी का प्रेमी मार्कस वहाँ आता है और एलिनोर से इजाज़त मांगता है मॉडी से शादी करने के लिए, क्योंकि मॉडी के कोई भी परिवार वाले वहाँ मौजूद नहीं है। एलिनोर को संदेह आता है कि ग्रुप सदस्यों को इसके बारे में पहले से ही क्या पता है। जब वो उनसे बात करती है सभी अपना खुशी प्रकट करते हैं इस बात के लिए, मॉडी को बधाई भी देते हैं। इनका शादी ये सब वहाँ से निकलने के पहले दिन रहेगा। सभी शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। हाई प्रीस्टेस भी शादी अटेंड करने के लिए तैयार होती है। हाई प्रीस्टेस जेन, एलिनोर, कैथरीन, एलिज़ाबेथ और मैडलिन को शादी के कामकाज में हिस्सा लेने से मना करती है क्योंकि वो गोज़ो से जाने से पहले इनिशिएशन लेना है और उसके लिए तैयार होना है उनको। ये सब अपने बाकी के दिन गोज़ो में खुशी से और थोड़ा दुखी से बिताते हैं। कुछ इस बात का है कि वो होली लैंड जा रहे हैं और दुख गोज़ो में जो नया मित्र बनाया है उनको छोड़ के जाने के लिए। जिनका इनिशिएशन होने वाला है वो सख्त नियम से तैयार होते रहते हैं। ये शादी के पहले दिन होने वाला है। 5 दिन पहले से वो सिर्फ हर्बल टी लेते रहते हैं। उनमें जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल हुआ है वो उनकी भूख को कंट्रोल करते हैं और उनको रिलैक्स करते हैं, इसलिए वो कमज़ोर नहीं महसूस करते। हर दिन सुबह वो सुगंध द्रव्यों से तैयार किया पानी से नहाते थे और संध्या समय में शरीर के भीतर के मालिन्य को क्लियर करने के लिए एनिमा दिया जाता है। शरीर के अंदर बहुत सालों से जमा हुआ टॉक्सिन्स को निकालने के लिए बहुत पानी पीते रहते हैं। उनको एक दूसरे से बात करने के लिए भी मना किया जाता है और वो जो प्रीस्टेसेस उनको हेल्प कर रहे हैं इस प्रक्रिया में उनको उनके साथ भी बात करने के लिए मना है। हाई प्रीस्टेस रोज़ उनको बताती रहती है इनिशिएशन किस तरह से होगा और उनको जो प्रश्न पूछा जाएगा उनका क्या उत्तर देना है वो भी बताती है। उनके बाल को भी काट दिया जाता है। इस तरह इनके शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाने की प्रक्रिया करने से उनको तीसरे दिन बहुत सरदर्द होता है, लेकिन चौथा दिन वो स्वस्थ महसूस करते हैं। प्रातः काल में ज़ालिंडी 2 घंटे तक ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाती है, सांस को धीरे से लेते हुए और विजुअलाइज ऐसा करने के लिए कहती है कि
जैसा पानी उनके ऊपर से बहते हुए उनके हर एक कण में जो पीड़ा है, जो डार्कनेस है, उनको ऑब्जर्व करते हुए बह रही है। जल को शुद्ध करने का गुण है। जब शरीर हल्का महसूस होता है, प्रकाश को और प्राण शक्ति को शरीर के सूक्ष्म रंध्रों से सांस लेके इस प्राण शक्ति से हर एक कण को भर देता है। इस मेथड को वो सीख लेते हैं। इनिशिएशन का दिन आ जाता है। इस इनिशिएशन का क्या प्रक्रिया उस दिन कैसे रहता है, हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। धन्यवाद। प्रकाश की विजय।